Good evening to all of you. I'm audible to you. ठीक है, ओके ओके, आ गया समझ में। आ, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया था, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हो गए थे हमारे। और लास्ट क्लास में हमने वो टाइमलाइन कर लिया था। थैंक यू सो मच कोमल। आ, वो टाइमलाइन कर लिया था कि कैसे एक सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, किस तरीके से स्टार्ट होगी। हम प्लेंट फाइल करेंगे, प्लेंट के बाद वो सूट बनेगा, सूट के बाद फिर रिटन स्टेटमेंट वो समन जाएंगे डिफेंडेंट को, फिर वो रिटन स्टेटमेंट भेजेगा, फिर फर्स्ट हियरिंग होगी। ठीक है, तो उसके बाद सेटलमेंट ऑफ इश्यू होगा, उसके बाद ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा, फिर ट्रायल में क्या क्या चीजें होंगी, ट्रायल के बाद फिर जजमेंट आएगा, जजमेंट के बाद भी कुछ इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। तो ये टाइमलाइन हमने देख लिया था। और इस टाइमलाइन को देखने के बाद अब हमें अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करना था। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करने में सबसे पहले तो जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ या जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना चाहिए, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस आपको पता होना चाहिए, यानी कि संवैधानिक सार उसका और न्याय शास्त्रीय सार। क्लियर, ये दोनों सार, ये दोनों एसेंस आपको पता होने चाहिए कि कोई जो सब्जेक्ट है, देखो हर सब्जेक्ट, कोई भी लॉ भारत में बनेगा या पहले का बना हुआ लॉ है, उसमें कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस आपको हमेशा नजर आएगा, हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस नजर आएगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस के साथ साथ हर सब्जेक्ट का एक जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस होता है। क्लियर, तो कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस तो लगभग सबका सेम रहेगा। क्लियर, वो क्या रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा, पर जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस में हमें देखना पड़ता है कि कौन सा लॉ किन चीजों से डील कर रहा है, कौन सा लॉ किन पार्टी से डील कर रहा है। जैसे हम क्रिमिनल लॉ में देखते हैं, क्रिमिनल लॉ में देखते हैं कि क्रिमिनल लॉ सोसाइटी से डील करता है। ठीक है, एक तरफ सोसाइटी का इंटरेस्ट होता है, एक तरफ इंडिविजुअल का इंटरेस्ट होता है। बट सिविल लॉ जितने भी होते हैं उसमें दोनों तरफ पार्टीज कौन होंगे, इंडिविजुअल होंगे। तो यहाँ पर दोनों तरफ किसका इंटरेस्ट रहता है, इंडिविजुअल का इंटरेस्ट रहता है। तो जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस हर लॉ का अलग हो सकता है, बट सम हाउ कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस हर सब्जेक्ट का लगभग एक ही तरह का होता है। क्लियर, तो अगर एक सब्जेक्ट में आपने कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस पढ़ लिया और कभी किसी सवाल में आपको किसी चीज का, किसी भी प्रोविजन का कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस डालना पड़ा, तो आप बहुत इजीली उसे डाल पाएंगे, बहुत इजीली आप कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस किसी भी चीज का लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ से कोई बफरिंग नहीं है। चलिए बेटा, बस 1 मिनट में शायद वो भूल गया अपना डायरेक्ट। 1 मिनट, 1 मिनट का समय, मैं 1 मिनट का समय लूंगा, डायरेक्ट लेके आता हूँ, 1 मिनट रुको। देखिए, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस ऑफ सीपीसी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ज्यूरिस्प्रूडेंशियल, ज्यूरिस्प्रूडेंशियल।
एसेंस ऑफ सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है, यानी कि संवैधानिक एवं न्याय शास्त्रीय सार, संवैधानिक एवं न्याय शास्त्रीय सार। ठीक है, सिविल प्रोसीजर कोड का संवैधानिक एवं न्याय शास्त्रीय सार। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मतलब अच्छी क्या, मुझे बिल्कुल नहीं आती। तो अगर मैं कहीं गलत लिख रहा हूँ तो बिल्कुल भी आप हेजिटेट मत करना कमेंट में मुझे सही करने, तो आप मुझे सही कर सकते हो। जब मैं आपके गलत चीजों को सही कर सकता हूँ तो आप भी मेरी गलत चीजों को सही कर सकते हैं। यू आर फ्री। आप बिल्कुल ठीक है, तो कहीं पर अगर हिंदी लिखने में या कुछ तो आप कमेंट में सही लिख देना, उससे मुझे हेल्प होगी, है ना। तो मैं यहाँ पर सही लिख दूंगा तो बच्चों का तो भला होगा ना, यहाँ गलत कोई सीख के चला जाएगा तो अच्छा नहीं है। ठीक है, देखो एक दूसरे से ही सीखा जाता है, कुछ आप मुझसे सीखते हो, कुछ मैं आपसे सीखता हूँ। दोनों एक दूसरे के सहारे से दोनों जो है क्या होंगे, ऊपर बढ़ेंगे, रेस करेंगे अपने अपने फील्ड में। ठीक है, बट तो हिंदी अगर मैं कहीं गलत लिख रहा हूँ या फिर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है तो बेधड़क आप मतलब कमेंट में उसे सही कर सकते हैं कि सर ये सही स्पेलिंग ये होगी, है ना। ठीक, तो देखो संवैधानिक और जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस की बात करी जाए, देखो हर सब्जेक्ट का हमें ये पढ़ना होता है, क्योंकि ये दोनों चीजें हर सब्जेक्ट में हमें मिलेंगी। ठीक है, न्याय शास्त्रीय क्या होगा सर? देख लो, मैं कह रहा था ना कि जो है इम्प्रूवमेंट होता है जब एक दूसरे की मदद करता है आदमी, मतलब एक दूसरे की लोग मदद करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ भला ही होगा। ठीक है, चलो, तो देखो, देखो आ, जब हम जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस की बात करते हैं, देखो ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस है, हर सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, कोई भी लॉ आप पढ़ोगे, उस लॉ में आपको ये दोनों एसेंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। क्लियर, ये दोनों एसेंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहलाता है, ग्रैंड नॉर्म ऑफ कंट्री कहलाता है, ग्रैंड नॉर्म ऑफ कंट्री। ठीक है, ग्रैंड नॉर्म ऑफ कंट्री, ये किसने बोला? केल्सन ने बोला। अगर आप केल्सन की स्टोरी सॉरी केल्सन की थ्योरी अगर आप पढ़ेंगे तो केल्सन कहता है कि जो संविधान होगा वो ग्रैंड नॉर्म होगा। ग्रैंड नॉर्म का मतलब होता है बुनियादी मानदंड। ठीक है, बुनियादी मानदंड, बुनियादी मानदंड। ठीक, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा ये बुनियादी मतलब ये ग्रैंड नॉर्म ऑफ कंट्री होगा, मतलब हमारे देश का बुनियादी मानदंड होगा। मानदंड किसके लिए? कोई भी हम लॉ बना रहे हैं, क्लियर, कोई भी हम लॉ बना रहे हैं अपने भारत में, अपने अपने इंडिया में कोई भी लॉ बना रहे हैं, वो सारे लॉ अपनी वैलिडिटी को कहां से चेक करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन से चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक सुपीरियर लॉ है ना। इसे हम इसीलिए हम इसे बोलते हैं मदर ऑफ ऑल लॉज, मदर ऑफ ऑल लॉज। क्लियर, मदर ऑफ ऑल लॉज। क्लियर, तो हम ऐसा मानते हैं कि कोई भी लॉ जो इस देश में बन रहा है या फिर जो इस देश में चल रहा है, वो सारे लॉ कहां से उत्पन्न हुए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से उत्पन्न हुए हैं। मतलब हर लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन का, हर लॉ की रगों में कॉन्स्टिट्यूशन का खून दौड़ रहा है, आप ये समझिए। क्लियर, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे संविधान के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जैसे इक्विटी, जैसे रीजनेबलनेस, इक्वालिटी, जस्टिस, ठीक है, नॉन आर्बिट्ररीनेस,
ये क्या है, ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि ये वो पिलर्स है जिसपे हमारा पूरा संविधान खड़ा हुआ है। क्लियर? तो ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ये हर इंडियन लॉ में होने चाहिए। क्लियर? मतलब ये जो संविधान का एसेंस इसे बोलोगे, संविधान का एसेंस क्या है कि साहब हम देश में क्या प्रिवेल कराते हैं, न्याय, इक्विटी, इक्वालिटी, रीजनेबलनेस, ये सारी चीजें प्रिवेल कराने के लिए क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग प्रोविजन बनाता है, या संविधान में अलग अलग प्रोविजन बनाए गए हैं। ठीक है, हर प्रोविजन किसकी बात करेगा, हर प्रोविजन हमारी सोसाइटी में ये सारी चीजें प्रिवेल कराने की बात करता है। क्लियर? तो हमारे देश में कोई भी लॉ बनेगा, चाहे वो बीएनएस हो, ठीक है, चाहे वो बीएसए हो, चाहे फिर ये सीपीसी हो, क्लियर, या फिर कोई भी लॉ हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, सारे लॉज में ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये बेसिक प्रिंसिपल्स तुम्हें हर सब्जेक्ट में मिल जाएंगे, ये बेसिक प्रिंसिपल्स तुम्हें हर लॉ में मिल जाएंगे। क्लियर? मतलब कोई भी लॉ हम इनके विरुद्ध नहीं बना सकते। अगर कोई लॉ इन बेसिक प्रिंसिपल्स के विरुद्ध हमने बना दिया तो वो क्या हो जाता है, वो वॉइड हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट उसे क्या कर देती है, वॉइड कर देती है। और पूरा का पूरा लॉ छोड़ो, मान लो इस पूरे सीपीसी में एक प्रोविजन, एक सिंगल प्रोविजन हमें ऐसा मिल गया जो इन बेसिक प्रिंसिपल्स के क्या होगा, विरुद्ध होगा, इन बेसिक प्रिंसिपल्स के कॉन्ट्राडिक्शन में होगा, तो उस सिंगल प्रोविजन को भी सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इस सीपीसी से हटा देगा। जैसे इसका एग्जांपल, जैसे पहले आईपीसी में एडल्ट्री को हटाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब ये इक्वालिटी को वायलेट करता है। क्लियर? क्या करता है, इक्वालिटी को वायलेट करता है, इस बिना पर हम इसे क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। क्लियर? खत्म कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा प्रोविजन या कोई भी ऐसा लॉ सरवाइव हमारे देश में नहीं कर सकता जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स के विरुद्ध चले, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स के कॉन्ट्राडिक्शन में चले। क्लियर? तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर वो इस डायरेक्शन में चलता है तो हमारा कोई भी लॉ होगा वो इसी डायरेक्शन में चलेगा। मतलब ये जो प्रिंसिपल्स यहां पर, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स आपको देखने को मिलेंगे, ये भी आपको पूरे सीपीसी में देखने को मिलेंगे। यानी कि सीपीसी का हर प्रोविजन किस पर बेस्ड होगा, इन्हीं बेसिक प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा। अगर सीपीसी का कोई भी प्रोविजन इसके विरुद्ध होता है, क्लियर, अगर अगर सीपीसी का कोई भी प्रोविजन इसके विरुद्ध होता है, क्लियर, इसके कॉन्ट्रडिक्शन में होता है, तो उस प्रोविजन को हम क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, वॉइड कर सकते हैं। क्लियर? जैसे आर्टिकल 13 भी कहता है, आर्टिकल 13 तो खैर स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट की बात करता है, वो बात मैं भी नहीं करूंगा, बट ठीक है, मैं बात करूंगा एसेंस की। तो कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस है उसके बेसिक प्रिंसिपल्स। क्लियर? तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स आपको हर लॉ में दिखेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि हर लॉ क्या होता है, हर लॉ में कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस होता ही होता है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ग्रैंड नॉर्म है। क्लियर? मदर ऑफ ऑल लॉज है। सारे सारे कानूनों की उत्पत्ति, सारी विधि की उत्पत्ति कहां से हुई है, संविधान से हुई है। क्लियर? हर लॉ कहां से निकला है, संविधान से निकला है। क्लियर? तो संविधान से निकली हुई चीज संविधान के विरुद्ध कैसे हो जाएगी, और अगर संविधान के विरुद्ध अगर वो हो रही है तो उसे क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। क्लियर? तो आपको ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से, इक्विटी, ठीक है, इक्वालिटी, जस्टिस, रीजनेबलनेस, रीजनेबलनेस, ये आपको हर लॉ में देखने को मिलेंगे। कोई लॉ आर्बिट्ररी थोड़ी बन सकता है, बताओ, कोई लॉ आर्बिट्ररी थोड़ी बन सकता है, कोई लॉ ऐसा थोड़ी बन सकता है जिससे डिस्क्रिमिनेशन किया जा सके, कोई लॉ ऐसा थोड़ी बन सकता है जिससे इक्विटी वायलेट हो जाए। क्लियर? कोई लॉ ऐसा थोड़ी बन सकता है जिससे इक्वालिटी खत्म हो जाए, रीजनेबलनेस खत्म हो जाए। क्लियर? हर लॉ आप देखोगे, सारे लॉ जितने भी कानून हमारे देश में है, उन सब में ये बेसिक बेसिक प्रिंसिपल्स आपको मिलेगा।
हर हर लॉ इक्विटी पे काम करेगा, हर लॉ इक्वलिटी की बात करेगा, हर लॉ में आपको रीजनेबलनेस दिखेगी। ठीक है, कोई भी लॉ आर्बिट्ररी नेचर का नहीं होगा। अगर कोई आर्बिट्ररी नेचर का है तो ये हम मान के चलेंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल के विरुद्ध काम कर रहा है, और उस आर्बिट्ररी लॉ को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट उसे क्या कर देगा, वॉइड कर देगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताइए, ये क्लियर? ठीक है, अब देखिए इसका ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस, ज्यूरिस्प्रूडेंशियल ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस। अब ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस का मतलब क्या है, न्याय शास्त्रीय, न्याय शास्त्रीय सार। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि हर लॉ, ठीक है, नहीं एससी एसटी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कैसे हो जाएगा बेटा? ठीक है, ये आप कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि रिजर्वेशन कोई एक्सेप्शन नहीं है। रिजर्वेशन देना, स्पेशल प्रोविजंस बनाना, ये कोई एक्सेप्शंस नहीं है। ये क्या है, ये अफर्मेटिव एक्शंस हैं। दीज ऑल आर द अफर्मेटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर, जो इक्वलिटी के विरुद्ध काम नहीं कर रहे, इक्वलिटी के साथ ही काम कर रहे हैं। क्लियर, रिजर्वेशन रिजर्वेशन देने से इक्वलिटी आ रही है, रिजर्वेशन देने से इक्वलिटी जा नहीं रही। क्लियर, तो ये आप ध्यान रखना। जैसे आप एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं छोटा सा। जैसे मान के चलो एक फील्ड है, क्लियर, ये एक क्रिकेट ग्राउंड है। क्लियर, ये क्रिकेट ग्राउंड है। ठीक है, ये क्रिकेट ग्राउंड है। ठीक है, यहां पे तीन लोग खड़े हुए हैं, ए बी सी। ये तीन लोग खड़े हुए हैं। अभी मैं आपसे पूछूं कि अभी मैं आपसे पूछूं कि इसमें से कौन मैच देख पा रहा है, अभी कौन मैच देख पा रहा है? केवल सी मैच देख पा रहा है। ओनली सी कैन सी। क्लियर, केवल ये मैच देख पा रहा है। अब सरकार ने कहा कि साहब इक्वेलिटी करते हैं, इक्वेलिटी करते हैं, तीनों को क्या करते हैं, हम तीनों को 2-2 सेंटीमीटर हाइट दे देते हैं। दोनों को क्या दिया, 2-2 सेंटीमीटर हाइट दे दी तीनों को, 2-2 सेंटीमीटर। क्लियर, अब आप बताओ, अब ये भी देख पा रहा है, अब ये भी देख पा रहा है, क्या ये अब भी देख पा रहा है? ये अब भी नहीं देख पा रहा बेचारा, ये अब भी नहीं देख पा रहा। अब देखो, इसका कोई फायदा हुआ क्या? इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ, ये तो पहले भी देख पा रहा था, तो इसे देने की क्या आवश्यकता थी? भाई ये तो पहले भी मैच देख पा रहा था, तो इसको देने की क्या आवश्यकता थी? तो इसको नहीं देते तब भी काम चल जाता। केवल फायदा हुआ बी का कि बी 2 सेंटीमीटर से अब मैच पहले नहीं देख पा रहा तो देख पा रहा है। 2 सेंटीमीटर से क्या ये ए देख पा रहा है? ये 2 सेंटीमीटर से अब भी नहीं देख पा रहा। क्लियर, तो देखो, अब सही इक्वलिटी का सही तरीका क्या है? इक्वलिटी का सही तरीका ये था, इक्वलिटी का सही तरीका ये था कि हम इसे कोई भी हाइट नहीं देते। मतलब इसे कोई भी हाइट नहीं देते, इसे देते 0, इसे देते 2, और इसे देते 4, 2+2 4। क्लियर, अब देखो, अब बताओ क्या अब इक्वेलिटी हुई? तीनों एक ही लाइन में आ गए। बताओ, अब इक्वेलिटी हुई नहीं हुई? इक्वेलिटी कैसे आ रही है? इसे मैं 0 दे रहा हूं, इसे मैं 2 दे रहा हूं, इसे मैं 4 दे रहा हूं।
क्लियर, क्योंकि जब हमारे संविधान को बनाया गया तो हर कास्ट बराबर लाइन पर नहीं खड़ी हुई थी। ये यहां पे खड़ा था, ये यहां पे खड़ा था, ये यहां पे खड़ा था। क्लियर, तो अगर हम सबको स्टार्टिंग से बराबर देते आते तो ये डिफरेंस कभी खत्म नहीं होता, तो इक्वालिटी कभी प्रिवेल नहीं करती, इक्वालिटी कभी प्रिवेल नहीं करती। समझ गए? तो रिजर्वेशन क्या है? रिजर्वेशन इक्वलिटी के विरुद्ध काम नहीं कर रहा, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं। देखो, हमने रिजर्वेशन इसे दे दिया ज्यादा, इसे बिल्कुल नहीं दिया, इसे कम दिया। मतलब आप ऐसे मान के चलो, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली जो जितना डिप्राइव था अपने अधिकारों से, ठीक है, जो जितना डिप्राइव था अपने अधिकारों से, जिसे जितना ज्यादा सप्रेस किया जा रहा था, उसके लिए उतना ज्यादा रिजर्वेशन कर दिया। उससे हुआ क्या? उससे तीनों लोग एक ही लाइन पर आ गए, उससे क्या हो गया? समाज में इक्वलिटी आ गई। क्लियर, तो रिजर्वेशन पॉलिसी, रिजर्वेशन रिजर्वेशन पॉलिसी ये एक्सेप्शन नहीं है इक्वलिटी का। दीज आर द अफर्मेटिव एक्शंस, मतलब इक्वलिटी के अकॉर्डेंस में काम करने के लिए रिजर्वेशन लाया गया है। क्लियर, बहरहाल चलो अब आओ दूसरी चीज पे, चलो मिटाते नहीं है। अब जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस देखो। अब देखो, जैसे मैंने कहा कि हर सब्जेक्ट में, हर लॉ में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस नजर आएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ग्रैंड नॉर्म ऑफ द कंट्री है और हर लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से ही बना है। क्लियर, मतलब हर लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स आपको मिलेंगे। क्लियर, ऐसे ही जो जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस है वो भी आपको हर लॉ में नजर आएगा। क्लियर, जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस भी आपको हर लॉ में नजर आएगा। जितने भी लॉ, चाहे वो भारतीय न्याय संहिता हो, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता हो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है, ये सीपीसी हो, क्लियर, कोई भी एक्ट हो, हर किसी में आपको क्या मिलेगा? जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस मिलेगा। जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस आपको हर लॉ में देखने को मिलेगा। बट ये जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस होता क्या है? ठीक है, ये जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस ये होता क्या है? देखो, किसी भी चीज का किसी भी चीज का जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस क्या होगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारा जो भी लॉ है ये किस पर एप्लीकेबल है। ठीक है, ये किस किस पार्टी को प्रभावित कर रहा है, इससे कौन कौन लोग इफेक्ट हो रहे हैं। क्लियर, तो देखो, ये किन के इंटरेस्ट को गवर्न कर रहा है? सीपीसी अगर सिविल प्रोसीजर कोड को देखा जाए तो ये बात करता है सिविल राइट की, ये बात करता है सिविल राइट की। क्लियर, मतलब सिविल राइट की बात करेगा, सिविल राइट को गवर्न करेगा। सीपीसी क्या करेगा? सिविल राइट्स को गवर्न करेगा। मतलब अगर कोई सिविल राइट आपका वायलेट हुआ है और आपको उस सिविल राइट की रेमेडी चाहिए, तो सीपीसी प्ले में आएगा। समझ रहे हो? तो सीपीसी किस में आएगा? प्ले में आएगा। क्लियर, देखो, एक तरफ है क्राइम। अगर कोई क्राइम करेगा तो हमेशा वो क्या करेगा? अगेंस्ट दी सोसाइटी करेगा, अगेंस्ट दी सोसाइटी। तो करने वाला एक, प्रभाव किस पे आ रहा है? पूरे की पूरी समाज पे। करने वाला एक, क्राइम की अगर मैं बात करूं तो करने वाला एक है, बट उस करने से प्रभाव किस पे पड़ रहा है? प्रभाव पड़ रहा है पूरी सोसाइटी पे, पूरे समाज पे प्रभाव पड़ रहा है। वहीं अगर मैं किसी सिविल राइट की बात करूं, क्लियर, अगर ए इसे वॉयलेट करता है, ए क्या करता है? इसे यहां लिख देता हूं, ए इसे वॉयलेट करता है, तो इफेक्ट किस पे आएगा? इफेक्ट आएगा जिसका ये सिविल राइट है, यानी कि इंडिविजुअल पे। ठीक है, किस पे आएगा? इंडिविजुअल पे। क्लियर, तो सिविल राइट हमेशा इंडिविजुअल के होते हैं। सिविल राइट हमेशा किसके होते हैं? इंडिविजुअल के। इसलिए आप अगर सिविल राइट को वायलेट करते हो तो एक इंडिविजुअल पे फर्क पड़ता है, पूरे के पूरे समाज पर फर्क नहीं पड़ता, है ना? तो क्राइम
अलग मैटर है। क्राइम में एक तरफ करने वाला एक है, बट दूसरी तरफ पूरी की पूरी सोसाइटी। क्लियर? दूसरी तरफ पूरी की पूरी सोसाइटी। तो अगर हम सीआरपीसी की बात करें या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करें या फिर भारतीय न्याय संहिता की बात करें, तो ये क्या है? ये सब क्रिमिनल लॉस को डील करने वाले सब्जेक्ट्स हैं। तो यहां पर ये किन किन लोगों को संभालते हैं? एक तरफ एक आदमी को, एक तरफ सोसाइटी को। एक तरफ एक आदमी को मतलब अगर ये तराजू में दोनों को तोलें तो एक तरफ एक आदमी खड़ा है, दूसरी तरफ पूरी सोसाइटी खड़ी है। बट अगर हम सिविल लॉ की बात करें, अगर हम सिविल लॉ की बात करें, तो सिविल लॉ से डील करने वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, या फिर सिविल राइट से डील करने वाले जितने भी लॉ हैं, वो कितने लोगों को संभालते हैं? अब देखो, करने वाला एक है और प्रभावित होने वाला भी एक है। ठीक है, जो कर रहा है वो भी एक, जो अफेक्ट हो रहा है वो भी। तो जब हम सिविल राइट की बात करते हैं तो यहां पर दोनों तरफ कौन होता है? दोनों पार्टीज इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल होती हैं। ठीक है, यहां पर कैसी होगी? इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल, ए वर्सेस बी, ठीक है, सी वर्सेस डी, ठीक है, के वर्सेस एम, एन वर्सेस ओ, ऐसे करके। बट यहां पे हमेशा एक तरफ ए होता है, दूसरी तरफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने के लिए पूरा स्टेट होता है। तो क्रिमिनल लॉ में हमेशा एक तरफ दोनों पार्टी की अगर बात करी जाए तो एक पार्टी इंडिविजुअल होती है, एक स्टेट होता है। बट अगर सिविल लॉ में बात करी जाए तो सिविल लॉ में एक पार्टी इंडिविजुअल है और दूसरी पार्टी भी इंडिविजुअल है, दूसरी पार्टी भी इंडिविजुअल है। क्लियर? ये इतना समझ में आता है आपको सिविल लॉ में और क्रिमिनल लॉ में अंतर? क्रिमिनल लॉ में क्रिमिनल लॉ में या क्रिमिनल डिस्प्यूट में हम दोनों तरफ एक तरफ इंडिविजुअल होता है, दूसरी तरफ स्टेट होती है। बट जब हम सिविल डिस्प्यूट की बात करते हैं तो दोनों तरफ इंडिविजुअल होते हैं, दोनों तरफ। क्योंकि सिविल राइट पूरी सोसाइटी को कंसिडर नहीं कर सकते, हर किसी पे अपना सिविल राइट अलग होता है। क्लियर? इंडिविजुअल राइट्स होते हैं, सिविल राइट्स आर द इंडिविजुअल राइट्स। क्लियर? इतना समझ में आता है? इतना समझ में आता है? चलो, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि जब हम सिविल राइट की बात करते हैं, जब हम सिविल राइट की बात करते हैं, इससे डील करने के लिए हम पे क्या है? सीपीसी। भाई अगर सिविल राइट का कोई डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट को सेटल कराने के लिए हमें कोर्ट जाना पड़ेगा, यानी कि जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इंपॉर्टेंट रोल, हाँ डिक्टेट कराऊंगा बेटा, जो इंपॉर्टेंट, अभी समझते रहो, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो है सिविल प्रोसीजर कोर्ट। और हमने देखा था कि सिविल राइट किसके बीच में होगा? ए वर्सेस बी के बीच में होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल के बीच में होगा, इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल के बीच में होगा। क्लियर? इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल के बीच में होगा। अब जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस क्या होता है? देखो, कोई भी लॉ, ठीक है, जिन जिन दो पार्टीज को इफेक्ट कर रही है। क्लियर? मतलब कोई भी लॉ, ठीक है, वो जिन जिन पार्टीज को इफेक्ट कर रही है अपनी दोनों साइड। क्लियर? देखो, हर लॉ क्या बना है? हर लॉ डिस्प्यूट को सेटल कराने के लिए बना हुआ है। क्लियर? हर लॉ, क्योंकि हर लॉ राइट प्रोवाइड करेगा या ड्यूटीज प्रोवाइड करेगा या लाइबिलिटी इंपोज कराएगा। क्लियर? लाइबिलिटी इंपोज कब कराओगे? जब कोई ऑफेंस करेगा या कोई ऐसा काम करेगा जिसके लिए लाइबिलिटी बनी हो। अगर कोई राइट प्रोवाइड करा रहा है तो वो राइट वायलेट जो है कोई भी कर सकता है, उसकी रेमेडी आपको लेनी पड़ेगी। क्लियर? तो हमेशा हर लॉ दो पार्टीज को डील करने के लिए बना होता है। हमेशा कोई भी लॉ आप देखोगे, वो लॉ हमेशा दो पार्टी से डील करने को बना होता है। मतलब अगर उस लॉ को लेके आप कोर्ट जा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपके विरुद्ध में सामने कोई अपोजिट पार्टी होगी ही होगी, चाहे फिर वो स्टेट हो, चाहे फिर वो कोई दूसरा इंडिविजुअल। क्लियर? तो देखो, जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस क्या होता है? जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस क्या कहता है? ये कहता है कि साहब, जो पार्टी आपस में लड़ रही हैं, जो दो पार्टी आपस में लड़ रही है या फिर जिन दो पार्टी के बीच के डिस्प्यूट को ये सॉल्व कर रहा है, क्लियर, उनके इंटरेस्ट को बैलेंस करना, बैलेंसिंग इंटरेस्ट
of these two individuals of these two individuals इनके इंटरेस्ट को बैलेंस करना क्या होता है? जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस। क्लियर? मतलब सीपीसी में जितने भी प्रोविजन है वो ऐसा नहीं है कि प्लेंटिफ को ही पूरी तरह से क्या करते जा रहे हैं, प्लेंटिफ को ही पूरी तरह से फेवर करते जा रहे हैं। नहीं, आपको पता है कि जब सीपीसी रोल प्ले करेगा अपना, तो दो पार्टी हमारे सामने निकल के आएंगी, या तो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट। क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि सीपीसी में ऐसे प्रोविजन बनाए गए हैं सारे कि वो प्लेंटिफ को ही जो है फेवर करते रहेंगे। नहीं, फिर तो प्लेंटिफ का पलड़ा भारी हो जाएगा। नहीं, आप सीपीसी का कोई भी प्रोविजन देखोगे, वो प्रोविजन क्या करने की कोशिश कर रहा होगा? उन दोनों पार्टीज में बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट करने का प्रयास कर रहा होगा। वो उन दोनों के इंटरेस्ट को क्या करेगा? बैलेंस करेगा। उन दोनों के इंटरेस्ट को क्या करेगा? बैलेंस करेगा। जैसे आपने, मैं ऐसी रैंडम एग्जांपल आपको देता हूं, रैंडम एग्जांपल एकदम, कि जैसे मान लो मैंने किसी के खिलाफ केस किया, ठीक है, मान लो रिकवरी ऑफ मनी का, कि मुझे पैसे चाहिए। अब वो पैसे नहीं दे पाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा। उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा। ये बात उसे भी पता है कि यार अगर मेरे खिलाफ जजमेंट आ गया तो मेरी प्रॉपर्टी को अटैच करके ये बेच के उसके पैसे दे देंगे। तो अब ऐसे में तो वो डिफेंडेंट अपनी प्रॉपर्टी पहले ही बेच के सारे पैसा लेके फरार हो सकता है, भाग सकता है। क्लियर? तो ये तो डिफेंडेंट के फेवर का प्रोविजन हो गया कि अगर साहब अटैच कब करोगे? जजमेंट आने के बाद। नहीं, तो फिर एक प्रोविजन ऐसा भी डाल दिया कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो अपनी प्रॉपर्टी बेच के भाग जाएगा, तो जजमेंट से पहले भी आप उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो? अटैच कर सकते हो। आप जजमेंट से पहले भी उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो? अटैच कर सकते हो। तो ये क्या क्या आ गया इसमें? बैलेंस कर दिया कि जहां पर डिफेंडेंट का पलड़ा भारी हो रहा था, उसे फिर दोबारा एक और प्रोविजन डाल के उस क्या कर दिया? दोनों के इंटरेस्ट को बैलेंस कर दिया। क्लियर? अब तो आपको हर प्रोविजन में क्या लगेगा? हर प्रोविजन में आपको दिखेगा कि क्या हो रहा है? बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। तो इसी बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। क्योंकि सिविल प्रोसीजर कोड क्या करता है? सिविल प्रोसीजर कोड का कोई भी प्रोविजन आप उठाओगे, वो दोनों पार्टीज के बीच में बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट करने का काम करेगा, या बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट करने की कोशिश कर रहा होगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताइए, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, मतलब ये इसमें इतना डिटेल में नहीं जाना होता है ना, बट आपको हल्का हल्का पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस क्या है और जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस क्या है। और जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस बेसिकली केवल एक ही लाइन में बता देता हूं क्या है, कि जब दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट को बैलेंस करा जाता है, जब कोई कोई प्रोविजन दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट को बैलेंस कर रहा होगा, तो कहेंगे कि साहब इसमें इसका क्या है? ये इसका जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस है, न्याय शास्त्रीय सार है। क्लियर? कि हर हर प्रोविजन सीपीसी का किस लिए बनाया गया है? बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट के लिए बनाया गया है। बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द टू पार्टीज, बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स। क्लियर? चलो अब मैं डिक्टेट करा रहा हूं एक पैराग्राफ। हेडिंग डाल लीजिएगा कंबाइंड, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस में कुछ डिक्टेट कराना नहीं है, तो कंबाइंड हेडिंग डाल लेना, जुरिस्प्रूडेंशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस ऑफ सीपीसी। एक हेडिंग डालिए, जुरिस्प्रूडेंशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस ऑफ सीपीसी। हाँ, दोनों पक्षों के हितों का संतुलन करना। दोनों पक्षों के हितों का संतुलन करना ही न्याय शास्त्रीय सार है किसका? सिविल प्रक्रिया किसका? संहिता का। चलिए प्लीज राइट, एक पैराग्राफ लिख लीजिए छोटा सा। प्लीज राइट वन पैरा। प्लीज राइट वन पैरा। द अल्टीमेट पर्पस ऑफ द सीपीसी, द अल्टीमेट पर्पस ऑफ द सीपीसी, द अल्टीमेट पर्पस ऑफ द सीपीसी
is to draw a balance, is to draw a balance, is to draw, is to draw a balance between the conflicting interest, between the conflicting interest, between the conflicting interest between the conflicting interest of two or more individuals, of two or more individuals, between between the conflicting interest of two or more individuals, this conflict of interest, this conflict of interest, this conflict of interest नहीं बेटा, डिक्टेट करना जरूरी है, ये तुम्हारी अभी समझ में नहीं आएगा, ये समझ में आएगा 4 महीने बाद कि डिक्टेट कि डिक्टेट करना इंपॉर्टेंट है नहीं है। ठीक है, चलिए लिखिए, दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज रिलेटेड टू देयर लीगल राइट्स, दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज रिलेटेड टू देयर, is related to their legal rights, ठीक है, ठीक है, ओके 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 अंजुला, ठीक है, दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज रिलेटेड टू देयर लीगल राइट्स एंड इट इज थ्रू द सिविल प्रोसीजर, and it is through the civil procedure, and it is through the civil procedure that we harmonize, that we harmonize, that we harmonize between the conflict of interest, between the conflict of interest. बेटा कोई बच्चा कमेंट में लिख दो कि जैसे वॉइस नहीं आ रही वो एक बार रीजॉइन या रिफ्रेश कर ले, क्योंकि अब वॉइस उन्हें नहीं आ रही तो वो ये बात तो सुन नहीं पाएंगे, और मैं डेली ये बात को बताता हूँ फिर भी बिना करे वो करते हैं पहले। क्लियर? क्या लिखा आपने? एंड इट इज थ्रू द सिविल प्रोसीजर डेट वी हार्मोनाइज, डेट वी हार्मोनाइज, बेटा मैं हटा देता हूँ, ठीक है, मैंने प्राइवेट से हटा दिया है। अब कोई ये मैसेज कर दो कि जैसे वॉइस नहीं आ रही है वो एक बार रिफ्रेश या रिज्वाइन कर ले। मैंने चैट को प्राइवेट से हटा दिया है, कोई भी एक कर दीजिए। ठीक है, क्या लिखा? वी हार्मोनाइज बिटवीन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर?
ठीक है, हो गया। चलिए, हार्मोनाइज बिटवीन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हार्मोनाइज बिटवीन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच कि आपने कमेंट में लिख दिया। चलो, अब स्टार्ट करते हैं। देखो, अब हमें टॉपिक्स को स्टार्ट करना है, और टॉपिक्स को स्टार्ट हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे टर्म्स। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे टर्म्स, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? सर्टेन टर्म्स इन डिटेल। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा सर्टेन टर्म्स इन डिटेल। क्लियर? क्योंकि जब तक इन टर्म्स को आप डिटेल में नहीं जानेंगे, जब तक आप इन टर्म्स को डिटेल में नहीं जानेंगे, तब तक आप कभी भी सीबीसी को उतना अच्छा नहीं समझ पाएंगे। क्लियर? तो इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लास्ट वर्ड। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले ये वाला टॉपिक हम पूरा करेंगे। ठीक है, मैं टॉपिक का नाम आपको लिखवाया था, सर्टेन टर्म्स इन डिटेल। कुछ टर्म्स को हम डिटेल में जानेंगे कि वो होता क्या है। क्लियर? और स्टार्ट करते हैं कॉज ऑफ एक्शन से। क्लियर? तो पहला शब्द आप लिख लीजिए, कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, पहला शब्द आप लिख लीजिए, कॉज ऑफ एक्शन। हाँ, डिक्टेशन बेटा खत्म हो गई, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे। देखो, अब देखो, मैंने आपको एक बात बताया था, सबसे पहला वर्ड जो हमें देखना है वो है कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन। ठीक, कॉज ऑफ एक्शन यानी कि वाद हेतु। वाद हेतुक। ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन मतलब वाद हेतुक। क्लियर? चलो, अब देखो, कॉज ऑफ एक्शन क्या है? मैंने आपको बताया था कि साहब, हमारी जो सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, हमारी जो सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, उस सिविल प्रोसीडिंग, मान लो यहां से स्टार्ट हो रही है, तो सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट होने के पीछे जो रीजन होगा, वो क्या होगा? वो रीजन होगा कॉज ऑफ एक्शन। ये चीज आपको याद है नहीं याद? पहले ये बताइए, ये चीज आपको याद है? बताइए, ये चीज आपको याद है कि साहब, सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के लिए हमारे पास एक क्या होना चाहिए? कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए। कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए। अब इस कॉज ऑफ एक्शन को थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन को थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे। देखो, कॉज ऑफ एक्शन होता क्या है? कॉज ऑफ एक्शन के लिए दो चीजें आवश्यक है। कॉज ऑफ एक्शन के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट क्या है? पहली चीज है एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल राइट। एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल राइट मतलब आपके पास एक लीगल राइट होना चाहिए। जैसे मैं इसका एग्जांपल आपको दूं, इसका उदाहरण आपको दूं, कि आपने अगर स्टडी आईक्यू में पैसा जमा करा है, तो आपके पास ये लीगल राइट आ जाता है कि आपको उसके बदले में पढ़ाई दी जाए, उसके बदले में आपका कोर्स कराया जाए। क्लियर? जैसे हर हर इंसान के पास एक राइट होता है, राइट टू रेप्यूटेशन। तो राइट टू रेप्यूटेशन इज अ लीगल राइट, है ना? तो ये वो लीगल राइट है जो हर इंसान पर एग्जिस्ट करते ही करते हैं। क्लियर? वो राइट्स हैं जो हर इंसान पे एग्जिस्ट करते ही करते हैं। ठीक, जैसे राइट टू पीसफुल एंजॉयमेंट ऑफ योर प्रॉपर्टी। अब मान लो कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी है, और कोई 24 घंटे उसके बाहर जो है बड़ा साउंड लगा के गाने बजाता रहे, बताइए, तो क्या ये कोई अधिकार का खनन नहीं होगा आपकी? क्या कोई राइट का वायलेशन नहीं होगा आपका? बिल्कुल होगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी में रह रहे हो, अगर आपकी प्रॉपर्टी, आपने कोई प्रॉपर्टी ली है, तो उस प्रॉपर्टी में जब आप रहोगे, तो आपके पास एक वहां रहने के साथ एक राइट एग्जिस्ट करेगा, राइट टू पीसफुल एंजॉयमेंट ऑफ योर प्रॉपर्टी। आप अपनी अपनी संपत्ति को पीसफुल क्या कर सकते हैं? उसे एंजॉय कर सकते हैं। क्लियर? तो अगर आपके पास कोई लीगल राइट एग्जिस्ट करता है,
अगर आपके पास कोई लीगल राइट एग्जिस्ट करता है और अगर कोई पर्सन उसे क्या कर दे, वॉयलेट कर दे, वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट, वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट, अगर कोई पर्सन उस लीगल राइट को वॉयलेट कर दे। अच्छा हनन, सॉरी अंकिता, एंड थैंक यू सो मच। ठीक है, ऐसे ही बस मुझे सही करते रहो, इससे क्या होगा ना, मेरी भी इंप्रूव हो जाएगी हिंदी, तो बहुत फायदे होंगे मुझे इस चीज के। क्लियर? ठीक है, तो कोई इस अधिकार का क्या कर दे, हनन कर दे। क्लियर? यानी कि आपके इस राइट का क्या कर दे, वॉयलेशन कर दे, तो आपके पास एक क्या आ जाएगा, आपके पास एक कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अराइज होता है कॉज ऑफ एक्शन। क्लियर? ऐसे अराइज होता है कॉज ऑफ एक्शन। बेटा 1 मिनट रुकना जरा। चलिए, ठीक है, तो कॉज ऑफ एक्शन क्या होगा, कॉज ऑफ एक्शन के लिए एक लीगल राइट एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, एक लीगल राइट, बिना लीगल राइट के वायलेशन हो नहीं पाएगा। भाई आपके पास मान लो आप, कोई ऐसी बच्चा है, ठीक है, जिसने स्टडी आईक्यू में इनरोलमेंट नहीं कराया हो, है ना, और वो केस कर देगा, तो हमें पढ़ा नहीं रहे, हमारी क्लासेस नहीं हो रही, कि भाई तेरी क्लास क्यों होगी, तेरे पे तो वो लीगल राइट एग्जिस्ट ही नहीं करता कि आपका सिलेबस कराया जाएगा, कि आपका कोर्स कराया जाएगा, तुम पे तो वो लीगल राइट एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना। तो वॉयलेशन के लिए लीगल राइट का होना जरूरी है। क्लियर? अगर अगर हमारे पास लीगल राइट एग्जिस्ट करेगा तभी कोई हमारे लीगल राइट को वॉयलेट कर पाएगा। क्लियर? तो अब इसलिए मैंने लिखा एग्जिस्टेंस, है ना, इसलिए मैंने क्या लिखा, एग्जिस्टेंस। लीगल राइट का एग्जिस्टेंस होगा, और उस लीगल राइट को अगर किसी ने वॉयलेट कर दिया तो आपका कॉज ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, अराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाएगा, मतलब एक्शन का कॉज। अब देखो, जैसे आप एक शब्द मान के चलो, कॉज, देखो इसे बोलते क्या है, कॉज ऑफ एक्शन। देखो कॉज क्या है, आपके पास एक क्या था, एक लीगल राइट था, एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल राइट। ठीक है, और अगर उस राइट का क्या हो जाता है, वॉयलेशन हो जाता है, वॉयलेशन ऑफ दैट लीगल राइट। क्लियर? तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास एक राइट आ जाएगा, राइट टू फाइल अ सूट, राइट टू फाइल अ सूट। भाई एक बात बताओ, एक बात बताओ, मेरा कोई मेरा कोई राइट वॉयलेट करेगा तो मैं रेमेडी मांगने कोर्ट में जाऊंगा ना, और रेमेडी मांगने कोर्ट में जाऊंगा तो मैं सूट फाइल करूंगा। तो मेरे पास मेरा राइट वॉयलेट होते ही मुझ पे एक अधिकार आ गया, मुझ पे एक राइट आ गया, राइट टू फाइल अ सूट, आ गया नहीं आ गया? तो
ये क्या है, दिस इज माई एक्शन। ये क्या है, दिस इज माई एक्शन। और वो एक्शन क्यों मैं ले रहा हूं, वो एक्शन क्यों मैं ले पा रहा हूं, उसका कॉज क्या है, उसका कॉज है ये, क्या है उसका कॉज है ये। इसीलिए इसको मिला के क्या बोलते हैं, कॉज ऑफ एक्शन। ये क्या है, दिस इज द कॉज ऑफ एक्शन। मतलब ये जो एक्शन मुझे लेना है सूट फाइल करने का, मैंने कहा ना कि सूट फाइल करने का कारण होता है कॉज ऑफ एक्शन। भाई एक्शन क्या लेना है मुझे, सूट फाइल करना है, तो राइट टू फाइल अ सूट, मुझे सूट फाइल करने का अधिकार मिल रहा है। कैसे, उसका कॉज क्या है, उसका कॉज है कि मेरे पास एक लीगल राइट एग्जिस्ट करता था और उसे किसी ने वायलेट कर दिया। क्लियर। तो इस एक्शन का कॉज क्या होगा, उस एक्शन का कॉज होगा कि मेरे पास एक लीगल राइट वायलेट करता था और उसका किसी ने वायलेशन कर दिया। क्लियर। इसीलिए इसीलिए मैंने ये एक्शन लिया है, और एक्शन क्या है, राइट टू फाइल अ सूट। ठीक है। इसलिए मैं कह रहा था ना कि सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉज ऑफ एक्शन। तो दिस इज द कॉज ऑफ एक्शन, दिस इज द कॉज ऑफ एक्शन। बताओ समझ में आया, क्लियर हुआ, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वो आगे आएगा ना, अभी मैं प्लेंट पढ़ा रहा हूँ क्या, मंजीत सिंह, अभी मैं प्लेंट या सूट पढ़ा रहा हूँ, तो बताओ, तो वो समझ में कैसे आ जाएगा। अभी वो टॉपिक आएगा, प्लेंट आएगा, सूट आएगा, प्लेंट क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीजें बात करेंगे ना अभी आगे। मैं संयम बनाए रखना है, एक ही चीज तो मैं आपसे चाहता हूँ बस। बस इतना ही लिखना है, दिशा सिंह, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तक लिखना है। हाँ, अस्तित्व बोलेंगे, एग्जिस्टेंस। ठीक है। अब देखो एक दो एग्जाम्पल मैं कॉज ऑफ एक्शन के आपको कराता हूं, उसके बाद मैं ब्रेक दूंगा। पहले देख लीजिए। हाँ, इन्फ्रिजनमेंट भी वायलेशन है। हाँ, दो रिक्वायरमेंट ही लिखेंगे। वहां पे कॉज ऑफ एक्शन होता है ऑफेंस होना। क्लियर वत्सल, वहां पे ऑफेंस होना कॉज ऑफ एक्शन होता है। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, आप एग्जाम्पल लिखिए, एक दो एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ कॉज ऑफ एक्शन देख लीजिए। देखो, अब मान लो ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ए और बी के बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। और कॉन्ट्रैक्ट किससे गवर्न होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। ठीक है, ए और बी के बीच में क्या होता है, ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट किससे गवर्न होता है, कॉन्ट्रैक्ट गवर्न होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या करता है, जो दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ध्यान रखना, जो दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्लियर, उन दोनों के पास कुछ ना कुछ राइट क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट क्रिएट हो जाएगा। इसके पास भी क्या हो जाएगा, राइट क्रिएट हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्टीज के ऊपर राइट को क्रिएट करता है। क्लियर। जैसे मैंने इससे कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया मैं तुम्हें 5 रुपए दे दूंगा, और इस 5 रुपए के बदले तुम कंसिडरेशन में मुझे क्या दे देना, पेन दे देना। क्लियर। तो जैसे ही मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने कि भाई 5 रुपए पेन, 5 रुपए पेन, जैसे ही मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, इस पे एक राइट क्रिएट हो गया। क्या राइट क्रिएट किया हो गया, कि साहब ये बी से पेन लेगा, और इस पर एक राइट क्रिएट हो गया कि ये ए से 5 रुपए लेगा। ये क्या लेगा, 5 रुपए लेगा, यानी कि 5 रुपीज। क्लियर। ठीक है, वो तो इसे मिल गया पूरा, इसका जो अधिकार था वो इसे मिल गया। बट जो ए का अधिकार था, यानी कि बी से पेन देता। क्लियर। ये ए का अधिकार था कि वो बी से पेन ले ले,
क्योंकि उसने 5 रुपए दिए थे। तो ये जो राइट है या ये जो कंसिडरेशन थी ये बी ने पूरी नहीं करी। मतलब ए के पास जो लीगल राइट था कि वो बी से पेन लेगा या बी उसे पेन देगा, ये राइट क्या कर दिया बी ने, क्या कर दिया, ये राइट वॉयलेट कर दिया। ये राइट क्या कर दिया, वॉयलेट कर दिया। क्लियर? ये राइट क्या कर दिया, वॉयलेट कर दिया। वॉयलेट करते ही ए के पास क्या क्रिएट हो जाएगा, कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट हो जाएगा। क्लियर? अगर मैं इसमें तुमसे पूछूं कि इस एग्जांपल में कॉज ऑफ एक्शन क्या होगा, तो कॉज ऑफ एक्शन को कैसे लिखते हैं ये मैं बताता हूं। कॉज ऑफ एक्शन को कैसे लिखते हैं ये मैं बताता हूं। ठीक है, इस एग्जांपल में मैं आपसे कहूं कि कॉज ऑफ एक्शन क्या होगा, तो आप लिखोगे कि देयर देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि इन दोनों के पास एक एक राइट क्या है, एक एक राइट क्रिएटेड है ना, कि दोनों के पास लीगल राइट है। दोनों कॉन्ट्रैक्ट, ये लिखना एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखने का मतलब है कि दोनों पार्टीज के पास लीगल राइट है। ठीक है, दोनों पार्टीज के पास लीगल राइट है। फिर नीचे लिखोगे कि बी ब्रीचेस दैट कॉन्ट्रैक्ट, बी ब्रीचेस दैट कॉन्ट्रैक्ट, इसे लिखने का मतलब होगा कि बी ने क्या करा, बी ने ए का लीगल राइट वॉयलेट कर दिया जो इसे ये कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करा रहा था, जो इसे ये कॉन्ट्रैक्ट क्या करा रहा था, प्रोवाइड करा रहा था। क्लियर? क्लियर? तो कॉज ऑफ एक्शन क्या लिखोगे, कॉज ऑफ एक्शन लिखोगे कि देयर इज अ एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी ब्रीचेस दैट कॉन्ट्रैक्ट, एंड बी ब्रीचेस दैट कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, तो ए के पास क्या आ जाएगा, राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट बी, राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट बी, राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट बी। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ये एग्जाम्पल क्लियर आपको? ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल देखिए। अब देखो एक और एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 2। मान लो यहां पर एक घर था ए का, बी इसके घर के सामने क्या कर रहा है, न्यूसेंस, बी क्रिएटेड न्यूसेंस अगेंस्ट ए। बी क्या कर रहा है, न्यूसेंस कर रहा है। न्यूसेंस मतलब लाउड स्पीकर बजा रहा है, या फिर मान लो कोई ऐसी कोई मशीन चला रहा है जिससे ये रह नहीं पा रहा। क्लियर? अब इस एग्जाम्पल में अगर मैं कहूं कि कॉज ऑफ एक्शन लिख दो, तो क्या लिखोगे कि साहब इसके पास राइट था, राइट टू पीसफुल एंजॉयमेंट, राइट टू पीसफुल एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, या लिख दोगे ए हैज द राइट टू पीसफुल एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड बी वायलेटेड दैट राइट, बी वायलेटेड दैट राइट। ये क्या हो जाएगा, दिस इज द कॉज ऑफ एक्शन। क्या हो जाएगा, दिस इज द कॉज ऑफ एक्शन। हाँ, जितने देखो बेटा, जितना मैं बोर्ड पर लिखा रहा हूं, जो मैं बोर्ड पर करा रहा हूं, वो सब आपको अपनी कॉपी में लिखना ही लिखना है। क्योंकि आज तो आपको क्लास करके लगेगा कि वाह यार सब आ गया, मजा आ गया, बहुत आसान है, बहुत आसान है। बट 2 महीने बाद क्या होगा, दिमाग से सब उड़ जाएगा। तो जब दिमाग से चला जाएगा तो आपकी कॉपी आपके काम आएगी। जब आप अपनी कॉपी पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं ही आपको बोल बोल कर पढ़ा रहा हूं, है ना। तो जो भी मैं लिखाता हूं वो सब आप अपनी कॉपी में नोट डाउन किया करिए। ऑब्वियसली निकिता, द राइट मस्ट बी ऑफ सिविल नेचर, द राइट मस्ट बी ऑफ सिविल नेचर, बट इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। सीधे आप कौन सा राइट वायलेट हो रहा है उसकी एग्जिस्टेंस लिखोगे कि साहब राइट टू पीसफुल एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता था ए के अंदर, और बी ने उस राइट को वायलेट कर दिया। जब किसी लीगल राइट को कोई पर्सन वायलेट कर देगा
तो क्या होगा, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाएगा, बस ये लिखना है इतना सा। इतना क्लियर आपको? हाँ ब्रेक दे रहा हूँ बेटा, बस बेटा 2 मिनट का ब्रेक है, ठीक है। कॉज ऑफ एक्शन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। 2 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म्स में आएंगे, प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, रीजॉइंडर और रेप्लीकेशन, है ना। नहीं नहीं, कॉज ऑफ एक्शन में पहले एक केस है, कॉज ऑफ एक्शन में एक केस है, वो केस डिक्टेट कराऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट टर्न पे। चलिए ओके देन, लेट्स हैव अ ब्रेक नाउ। सो लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 2-3 मिनट्स, उसके बाद मिलते हैं दोबारा से।
कॉज ऑफ एक्शन पे एक केस लिख लो। सोनिक सर्जिकल वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सोनिक सर्जिकल वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। केस का नाम लिख लीजिए, 2010 सुप्रीम कोर्ट का केस। हाँ ठीक है, अब ठीक आ रही होगी। तो ये केस लिख लीजिए, सोनिक सर्जिकल वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 2010 सुप्रीम कोर्ट। हाँ बिल्कुल, शॉर्ट नोट्स लिखने को आ जाता है कभी कभी 5 नंबर में। कॉज ऑफ एक्शन पे, कॉज ऑफ एक्शन पे लिखने को आ जाता है, रिजॉइंडर रेप्लिकेशन पे लिखने को आ जाता है, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर पे लिखने को आ जाता है। तो कुछ भी आ सकता है शॉर्ट नोट्स में। 2 नंबर में आ जाता है, 5 नंबर में आ जाता है, तो इसलिए ये टर्म्स तो अच्छे आने चाहिए आपको। और कॉज ऑफ एक्शन पे तो आ भी चुका है। क्लियर? तो लिखिए, प्लीज राइट, इट वॉज हेल्ड दैट, इट वॉज हेल्ड दैट, इट वॉज हेल्ड दैट cause of action is a bundle of facts, cause of action is a bundle of facts, cause of action is a bundle of facts, cause of action is a bundle of facts which gives rise to a right, which gives rise to a right, which gives right, which gives rise, which gives rise to a right, to a right, which gives rise to a right or liability, or liability which enables the party, which enables the party to file a suit, which enables a party to file a suit। ये डेफिनेशन आ गई। इस डेफिनेशन को अगर आप केस में लिख दोगे तो आपका आंसर, आपकी डेफिनेशन सब कुछ ऑथेंटिक हो जाएगा, है ना। तो एक भी नंबर कटेगा नहीं फिर इससे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपने क्या है, पहले समझा दिया, फिर 2 लाइन की डेफिनेशन लिख दी और ये केस का नाम लिख दिया, तो 4 साढ़े 4 नंबर से कम नहीं मिलेंगे आपको 5 में से। ठीक है, विच इनेबल्स अ पार्टी टू फाइल अ सूट, विच इनेबल्स अ पार्टी टू फाइल अ सूट। ठीक है, एक और लिख लो, एक एक फॉरेन केस लिख लो, एक फॉरेन केस लिख लीजिए। एक आपने इंडियन केस लिख लिया, एक फॉरेन केस लिख लीजिए। कोक वर्सेस ग्रिल, कोक वर्सेस गिल। ठीक है, कोक 1873, कोक वर्सेस गिल। एक एक फॉरेन केस लिख लीजिए, कोक वर्सेस गिल 1873। प्लीज राइट, प्लीज राइट, इट वॉज हेल्ड दैट, please write, it was held that, it was held that, it was held that cause of action means, it was held that cause of action means, cause of action means, cause of action means every fact which would be necessary, every fact which would be necessary, every fact which would be necessary, every fact which would be necessary
for the plaintiff to prove 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 in order to support in order to support the right to the judgment in his favor, right to the judgment in his favor, in order to support the right to the judgment in his favor, मतलब अपने फेवर में जजमेंट लाने के लिए जो जो फैक्ट उसे प्रूफ करने पड़ रहे हैं, अपने फेवर में जजमेंट लाने के लिए जो जो फैक्ट उसे प्रूफ करने पड़ेंगे, वो सारे फैक्ट कौन से होंगे? कॉज ऑफ एक्शन कहलाएंगे। वो सारे फैक्ट क्या होंगे? कॉज ऑफ एक्शन होंगे। in order to support the right to the judgment in his favor, in his favor, in his favor। क्लियर सैयद ये क्या कह रहे हैं? वली उल अबसार सर, केस लॉस जो आप लिखवाते हैं रेफरेंस के लिए, कोई बुक कोई किताब नहीं है बेटा, यही लिखो बस। किताब से अगर देखो मैं बता दूंगा, बहुत अच्छी अच्छी किताबें बता दूंगा, कहूँ तकवानी पढ़ लो सीपीसी की, ठीक है, बीएनएस मेरा चल रहा है, बीएनएस में पढ़ लो आप, कोई भी किताब पढ़ लो, एस एन मिश्रा पढ़ लो, केडी गौर पढ़ लो, ठीक है, और कौन सी है, बहुत सारी किताबें हैं। बीएनएसएस में तुम केलकर पढ़ लो, बट किताब पढ़ोगे ना तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि किताब उठा के रखो अलग और केवल क्लास करो, क्लास नोट्स बनाओ और बेरेक्ट बनाओ, मतलब बेरेक्ट पढ़ो, क्लास नोट्स प्लस बेरेक्ट। अगर किसी ने ये दोनों चीजें पूरी शिद्दत से कर ली, पूरी मेहनत से, पूरी डेडिकेशन से कर ली, और नया पढ़ने की जगह इन्हीं को रिवाइज करता रहा, एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार, 20 बार, क्लास नोट्स बेरेक्ट, इन्हें रिवाइज करता रहा और रिवाइज कर करके एमसीक्यू लगाता रहा और या फिर आंसर लिखता रहा। ये दो काम करने से सबसे जल्दी जज बना जा सकता है। जितनी चीजें इसमें तुम ऐड ऑन करते रहोगे उतनी जर्नी तुम्हारी लंबी होती जाएगी। ये बात किसी नए बच्चे को समझ में नहीं आ सकती, ये बात किसी नए बच्चे को समझ में नहीं आ सकती। आ जाए तो बहुत अच्छा है, उसका तो बेड़ा पार है, बट ये धीरे धीरे जब चीजें नहीं निकलती तो फिर समझ में आती है कि नहीं, सर जो कह रहे थे वो सत्य कह रहे थे। ठीक है, तो मेरा इसमें कोई लालच, कोई मतलब मेरा कोई फायदा नहीं है, बट मैं तुम्हें रियलिटी बताता हूँ। ठीक है, ज्यादातर लोग रियलिटी नहीं बताते, ज्यादातर लोग बताते हैं वो जो बोलना चाहिए, बट मैं वो नहीं करता। मतलब मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है कि मैं ऐसा बनावटी बोलूं जो बोलना चाहिए, कि क्लास में 500 बच्चा बैठा है तो अच्छी 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 किताबों के नाम बता दो कि फलानी किताब पढ़ लो और ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो। तो मैं ऐसा नहीं करता, मैं कहता हूँ भैया किताब को रखो दूर। अगर आपको देखो, अगर पढ़ना है, नॉलेज लेनी है तो किताब उठाओ, क्लास भी करो, किताब भी उठाओ, बट सीधा साधा सिद्धांत है कि थोड़े से लालची बन जाओ, किताब को उठा के रखो साइड में, केवल क्लास नोट्स जो मैं करा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, वो क्लास नोट्स प्लस बेरेक्ट, क्लास नोट प्लस बेरेक्ट, ये बार बार रिवाइज करते रहो दोनों चीज, और रिवाइज कर करके एमसीक्यू लगाते रहो, आंसर लिखते रहो। इसके अलावा अगर तीसरा काम नहीं करा तुमने तो आप सबसे जल्दी जज बन के आओगे, और याद करोगे इस बात को कि आप सबसे जज बनने के पीछे सबसे मेन कारण आपका ये है कि आपने ज्यादा चीजों को अपनी तैयारी में एड ऑन नहीं किया। ठीक है, तो लिख लिया, ये केस लिख लिया आप सब लोगों ने? बट आई हैव कंसर्न डेट, बट अभी मैं सबके मैसेज देखूंगा, अभी मैसेज मत करो। अभी क्योंकि मैसेज करोगे तो कहीं ना कहीं आपका मैसेज ऊपर चला जाएगा, कोई फायदा होगा नहीं, पढ़ने में नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी
आप मैं कमेंट मत करो, क्योंकि कमेंट अभी मैं देख नहीं पा रहा और आपके कमेंट ऊपर चले जाएंगे। क्लियर? अभी क्या है कि जब मैं बोलूंगा कि हाँ आप पूछिए, तब आप पूछना। वैसे टाइम तो हो गया है, क्योंकि मेरा सीपीसी का टाइम 2.25 घंटे का नहीं है, केवल 1.5 घंटे का है। क्लियर? सीपीसी का जो टाइम है 2.25 घंटे का नहीं है, 1.5 ही घंटे का है, तो टाइम तो हो चुका है। बट अब देखो, मैं कॉज ऑफ एक्शन आपको मैंने करा दिया। सर योर कैमरा इज ऑन, कैमरा तो ऑन है ही, कैमरा तो ऑन ही रखना है भाई, कैमरा तो ऑन है ही, तो कैमरा तो ऑन करना पड़ेगा ना, आपको मैं दिखूंगा कैसे वरना। ठीक है, चलो। कॉज ऑफ एक्शन हमने देख लिया, कॉज ऑफ एक्शन हमारा हो गया पूरा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो टर्म है, जो हमारा सेकंड टर्म है, डेट इज प्लेंट। ठीक है, डेट इज प्लेंट। तो प्लेंट को समझने के लिए, ठीक है, प्लेंट को समझने के लिए प्लेंट को समझने के लिए हमें कुछ नहीं करना ज्यादा। प्लेंट के लिए देखो, प्लेंट को पढ़ना तो अलग है, पढ़ाई के लिए वो टॉपिक नहीं है। वो प्लेंट जो मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में वो अलग है, कि कौन इंस्टीट्यूट करेगा, कैसे इंस्टीट्यूट होगी, क्या क्या इसमें लिखा जाएगा। यहां पर केवल हम टर्म्स को समझ रहे हैं। क्लियर? यहां पर केवल हम टर्म्स को समझ रहे हैं, तो हम प्लेंट क्या होगा। ठीक है, देखो प्लेंट क्या चीज होगी, प्लेंट वो चीज होगी जिससे आपका सूट फाइल होगा, जिससे आपका सूट फाइल होगा। होता क्या है, होता क्या है हिंदी में, वाद पत्र, वाद पत्र। ठीक है, वाद पत्र। वाद पत्र क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आप क्या लिखोगे, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आप लिखोगे कि साहब मेरे पास ये कॉज ऑफ एक्शन है। ठीक है, इस सब्जेक्ट मैटर को लेकर है। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, ये टर्म हम आगे अभी करेंगे, सब्जेक्ट मैटर क्या होता है ना। तो अभी तक के लिए बस आप इतना जानिए कि प्लेंट में क्या क्या चीजें आती हैं। आप प्लेंट जब लेके जाओगे तो लिखोगे साहब मेरा ये कॉज ऑफ एक्शन है जिसकी वजह से मैं कोर्ट में आया हूं। ठीक है, तो ये कॉज ऑफ एक्शन है, इस सब्जेक्ट मैटर को लेकर है। ठीक है, मेरी जो आपसे विनती है, जो मेरी प्रेयर है वो ये है, मैं ये चाहता हूं। क्लियर? इसके साथ साथ वेरिफिकेशन लगेगा, मतलब कि साहब जो भी मैंने ऊपर लिखा है वो सब सत्य है। और इसे 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 सत्यापित करने के लिए आपको एक एफिडेविट भी लगाना पड़ेगा कि साहब मैंने ये जो वेरिफिकेशन लिखा है इसे मैं एफिडेविट से क्या कर रहा हूं, एफिडेविट से इसे और ज्यादा मजबूत कर रहा हूं। क्लियर? कि मैं जो बोल रहा हूं ऊपर जो मैंने लिखा है वो सब क्या है, ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मतलब जितना मुझे पता है उसके हिसाब से मैंने बिल्कुल सत्य लिखा है। ठीक है, मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला। क्लियर? क्लियर? ये सारी चीजें आप प्लेंट में लिख के ले जाते हो, मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे आपका सूट फाइल होगा। सूट फाइल करने के लिए उस डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लिखकर कोर्ट में जमा करना है। सबसे पहले कोर्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, कि आप यहां पर क्यों सूट फाइल कर रहे हैं, उसका कारण, एक्शन का कारण, एक्शन का रीजन, एक्शन का कॉज। तो कॉज ऑफ एक्शन आप लिखोगे कि आप क्यों आए हो। क्लियर? सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर क्या है ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कल। क्लियर? फिर प्रेयर, कि मैं क्या चाहता हूं, भाई मेरे साथ ये हुआ है। क्लियर? मेरे साथ ये हुआ है और मैं क्या चाहता हूं, जो भी मैंने कहा वो सही कहा। और इसके लिए मैं आप क्या लगा रहा हूं, एक एफिडेविट भी लगा रहा हूं। क्लियर? तो ये क्या है, प्लेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं और जो सूट को इनिशिएट करने के काम में आता है, और जो सूट को इनिशिएट करने के काम में आता है। क्लियर? बताइए, इतना क्लियर आपको, इतना क्लियर, इतना क्लियर आपको?
ठीक है, और कुछ इसमें नहीं पढ़ना। प्लेंट को तो हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी अभी तो बस मैं समझा रहा हूँ कि प्लेंट होता क्या है, वाद पत्र होता क्या है। ठीक है, प्लेंट से क्या होता है, सूट इनिशिएट होता है। प्लेंट से क्या होता है, सिविल प्रोसीडिंग इनिशिएट होती है। प्लेंट में क्या होगा, आपका जो भी कॉज ऑफ एक्शन होगा वो आप लिखकर कोर्ट में लेके जाओगे कि साहब मेरा ये राइट वायलेट हो गया, मुझे ये रेमेडी दे दो। तो वो जो लिखित रूप में आप लेकर जाते हो डॉक्यूमेंट, उसे क्या बोलते हैं, प्लेंट बोलते हैं, जिससे आपका सूट क्या होता है, फाइल हो जाता है या इंस्टीट्यूट हो जाता है। क्लियर? चलिए, आज के लिए इतना ही। बाकी अब कल बात करेंगे बाकी के बचे हुए टर्म्स पे। अभी बहुत सारे टर्म्स मुझे आपको कराने हैं, तो कल मैं कोशिश करूंगा कि सारे टर्म्स कल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएं। क्लियर? बट ऐसा शायद होनी पॉसिबल नहीं है, बट कोशिश करी जा सकती है। क्लियर? तो कल बहुत सारे टर्म्स में कराऊंगा आपको, रिटन स्टेटमेंट कराऊंगा, सब्जेक्ट मैटर कराऊंगा, टाइटल कराऊंगा। क्लियर? मैटर इन इश्यू कराऊंगा। बेटा व्हाट्सएप पे तो कोई ग्रुप है ही नहीं, तो मैं किस में ऐड कर दूं तुम्हें? पीयूष टंडन आप केवल क्लास के हिसाब से, जो क्लास में कराया जाए उससे रिलेटेड बेरेक पढ़ लो और कुछ भी नहीं करना। सूट के नीचे लिखा है इनिशिएट करना, सूट को इनिशिएट करना। महक बेटा सब आएगा, फैजान सेट ऑफ काउंटर क्लेम सारी चीजें कवर होंगी। मतलब ऐसी भी कोई चीजें, ऐसी कोई चीज छूटी नहीं सकती जो तुम्हारे दिमाग में आ रही हो। क्लियर? और इनफैक्ट जो तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा, वो बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। पूछो आशी पाठक, बताओ। सब्जेक्ट मैटर तो कल पता पड़ेगी ना, वही तो मैं अमन चौबे आपको बता रहा था। मुझे भी ग्रुप में ऐड कर दो। बेटा कोई ग्रुप है ही नहीं व्हाट्सएप पे, कहाँ से मैं ऐड करूंगा? वरुणा द्विवेदी, बेटा हैंड रिटन नोट्स तो आ रहे होंगे हिंदी में भी सीपीसी के। गुजरात की मैं बता दूंगा बेटा, आप मुझे कॉल कर लेना राम जी, टेलीग्राम पे मैसेज डाल देना मुझे नंबर के लिए, मैं नंबर भेज दूंगा आपको। पब्लिक न्यूसेंस में नहीं, अगर किसी पब्लिक न्यूसेंस में अगर किसी इंडिविजुअल का राइट भी वायलेट हो रहा होगा तो वो कर सकता है प्राइवेट न्यूसेंस के लिए, बट पब्लिक न्यूसेंस के लिए पब्लिक न्यूसेंस में भी जा सकते हो, मतलब दोनों केस फाइल हो जाते हैं न्यूसेंस में। चंचल शर्मा, एक्ट और कोड में तो मैंने उस दिन भी लास्ट में बताया था, अगर पार्लियामेंट कोई नया लॉ बनाए जिस पर कोई एग्जिस्टिंग लॉ ना हो तो उस नए लॉ को एक्ट बोलते हैं। ठीक है, और पार्लियामेंट क्या करे, पुराने एग्जिस्टिंग लॉस को इकट्ठा करके उन्हें कंपाइल करके एक नया लॉ बना दे। मतलब पहले सिविल प्रोसीजर के लिए बहुत सारे लॉस चला करते थे, मैंने कंबाइन करके एक ही बना दिया सिविल प्रोसीजर कोड। तो अगर पुराने एग्जिस्टिंग लॉ को कंपाइल करके एक ही लॉ बना दिया जाएगा तो वो कोड कहलाएगा। सिविल सूट में जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट होता है ना अना खान, जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट होता है तब एक बार को स्टेट दूसरी पार्टी हो सकती है, बट जनरली नहीं। अ, सना शौकत, सना शौकत, ठीक है, आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको भेज दूंगा, बता दूंगा। आप एएमयू से हैं क्या? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से के हैं क्या आप? सुमित्रा गोराए, सर मैं किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं हो पा रही हूँ। सुमित्रा गोराए, बेटा आप जितना डिप्रेशन, उसका बेटा नेट से ट्रांसलेट हो जाएगा, बहुत इजी है। हर सब्जेक्ट के लिए क्लास नोट्स और डायरेक्ट सफिशिएंट है। अनुकौशिक, यूपी के लिए इंग्लिश वाला पार्ट, बेटा अगर ग्रामर नहीं आती ना तो सबसे बढ़िया है कि यूपी बोर्ड की 10th और 12th की ग्रामर की किताब एक बार कर ली जाए, बहुत अच्छी ग्रामर हो जाएगी, ट्रांसलेशन भी स्ट्रांग हो जाएगा
और ग्रामर भी स्ट्रांग हो जाएगी, तो बहुत हेल्प हो जाएगी इंग्लिश में। ठीक है, तो आज ही आप ये कर सकते हो कि 10th-12th की यूपी बोर्ड की ग्रामर की किताब कर लो, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा रखा है, ट्रांसलेट करके। जैसे वो कहना का है, की है, के है, ऐसे करके समझा रखा है, तो उससे बहुत अच्छा आपका ग्रामर हो जाएगा, ट्रांसलेशन भी हो जाएगा। प्लेंट की कोई डेफिनेशन नहीं है अभी बेटा, जहाँ पे जो लिखवाना होगा मैं बता दूंगा आपको। बेटा वैसे तो बेयर एक्ट पर अभिषेक दोहान, बेयर एक्ट और क्लास नोट्स अगर दोनों चीजें आप कर लोगे तो मोर देन एनफ है, मेंस के लिए भी, प्री के लिए भी। बट अगर आप लेना चाहते हैं तो परीक्षा मंथन पब्लिकेशन की मेंस की किताब ले सकते हैं, कुछ, या फिर जो क्रक्स नोट्स यहाँ के मिलते हैं वो उनसे कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं, और वरना तो ये मोर देन सफिशिएंट है। पंकज सिंह, थैंक यू। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए तो शिखा त्रिपाठी। देखो सेम चीजें हैं, मैं आपसे भी वही कहूंगा, क्लास नोट्स प्लस बेरेक्ट। जो क्लास नोट्स का मतलब है जो क्लास में समझाया जा रहा है वो, जो हैंड रिटन नोट्स आपके पास आ रहे हैं हिंदी में वो, प्लस बेरेक्ट। बेरेक्ट में आप डिगलॉट लेके चलोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा हिंदी वालों के लिए, ताकि इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेट करने में कभी कोई दिक्कत आ ही ना पाए। डिगलॉट रखना चाहिए सबको। मेंस में बिल्कुल मेरे नोट्स की लैंग्वेज लिख सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज लिखवाता हूँ जो जजमेंट में होती है। हाँ, बीएनएस जो मैंने पढ़ा है वो आप पढ़ सकते हो, बस सेक्शन नंबर आपको आईपीसी वाले याद करने पड़ेंगे। मैं तो क्लास में दोनों के सेक्शन लिखवाता हूँ, पुराने भी नए भी, कॉन्सेप्ट सारा सेम ही है। हाँ मेरा बस, सिंपल इंग्लिश में लिखो, बेस्ट है। सिर्फ जितना सिंपल लिखोगे उतना अच्छा है, गलती होने के कम चांस है, समझ में आसानी से आ जाएगा टीचर के। बेटा वेस्ट बंगाल की तो मुझे नहीं पता, मैं एक बार कोशिश करूंगा ढूंढ के फिर बताता हूँ। बेटा टेलीग्राम आईडी है पवन वासने 35। पवन वासने 35 टेलीग्राम पे सर्च करोगे, पवन सर की पाठशाला नाम से टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उस पर चले जाना, वहाँ कमेंट कर देना, मैं भेज दूंगा आपको। बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर के लिए श्वेता तनवर, आप मैनेजमेंट को एक बार फोन कर सकते हो। कोल वर्सेस गिल में ये कहा है सत्या कि अपने फेवर में जजमेंट लाने के लिए प्लेंटिफ को जो जो चीजें प्रूफ करनी पड़ रही हैं वो सारी चीजें कॉज ऑफ एक्शन कहलाएंगी। भानु प्रताप ने लिख दिया, यही है टेलीग्राम आईडी चैनल की। उत्तराखंड की 8 वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, बहुत जल्दी। देवेश बनज, थैंक यू सो मच। हाँ, कॉज ऑफ एक्शन में लिख सकते हो डेफिनेशन। अमन ने बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी है, प्लेंट इज द डॉक्यूमेंट थ्रू विच वी फाइल अ सूट टू इनिशिएट सिविल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द पार्टी हु वायलेट्स द राइट। हाँ ये भी ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया है। बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल सारा स्पष्ट हो रहा है। क्लियर, चलिए ठीक है। ओके देन, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल फिर से बाकी के टर्म्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। रवि यादव बेटा, मैं आपका क्वेश्चन पढ़ नहीं पाया, मैं माफी चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, पढ़ लिया। उत्तराखंड की वैकेंसी बेटा बहुत जल्दी आने वाली है, इतना मैंने सुना था, तो मुझे एग्जैक्ट डेट वगैरह नहीं पता, पर बहुत जल्दी आने वाली है, 8 वैकेंसी आएंगी शायद। बेटा कोई सेक्शन में डिफाइन नहीं, हर चीजें सेक्शन में डिफाइन नहीं होती, बट सेक्शंस को पढ़ने के लिए आपके कुछ टर्म्स और कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बस वही करा रहा हूँ। उसके बाद सेक्शन पे आएंगे। सेक्शन पे आना इतना आसान नहीं होता लव। ठीक है, हर्ष अगर तुमने एक्स्ट्रा नहीं करा तो बहुत जल्दी बन जाओगे आप। कॉज ऑफ एक्शन किसी सेक्शन में नहीं है भाई, कॉज ऑफ एक्शन किसी सेक्शन में नहीं है।
बट सेक्शंस पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये सब टर्म्स क्या होते हैं। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। बेटा इंग्लिश में लिख के आप हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो, या फिर आप लिखना नहीं चाहते तो हैंड रिटन नोट्स से आप हिंदी में उसे पढ़ सकते हो, जो हैंड रिटन नोट्स हिंदी में आते हैं उससे। चलिए ओके देन, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं कल फिर से, ठीक है, बाकी के टर्म्स के साथ। ओके।